नमस्कार, मैं कमलेश कुमार। आज हम लोग कक्षा 12 की जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत जो टॉपिक है वह है उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन। तो देखिए, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या होता है, इसको आप जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टर्म म्यूटेशन। ह्यूगो डी व्रीज एक वैज्ञानिक हैं, ह्यूगो डी व्रीज। इन्होंने 1900 सन में एक पौधे पर अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम है इनियोथेरा लैमार्कियाना या एबनिंग प्रिमोज भी आप उसे कह सकते हैं। तो इनियोथेरा लैमार्कियाना पर जब ये अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने कुछ परिवर्तन उसमें देखा। उसी परिवर्तन से ही उत्परिवर्तन का जन्म हुआ, आप कह सकते हैं। तो देखिए, अचानक होने वाले लक्षण प्रारूपिक परिवर्तन। अचानक होने वाले लक्षण प्रारूपिक परिवर्तन जो वंशागत अर्थात हेरिटेबल होते हैं उत्परिवर्तन कहलाते हैं। तो अचानक होने वाले लक्षण प्रारूपिक परिवर्तन जो हेरिटेबल या वंशागत होते हैं क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए, उत्परिवर्तन की इकाई की बात करें तो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन की इकाई क्या है? म्यूटान है। तो देखिए, म्यूटेशन थ्योरी फॉर इवोल्यूशन वाज गिवन बाई जीवन की उत्पत्ति या विकास। आपने विकास लेसन जब भी पढ़ा होगा तो वहां पर भी ह्यूगो डी व्रीज का नाम आता है। तो सबसे पहले इवोल्यूशन की थ्योरी म्यूटेशन से जो संबंधित है वो ह्यूगो डी व्रीज जो वैज्ञानिक था उसी ने दिया था। अब बात करते हैं म्यूटेशन से डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन। म्यूटेशन से क्या होता है? डीएनए का जो अनुक्रम होता है वो उसमें अल्टरेशन आ जाता है अर्थात परिवर्तन आ जाता है, जिससे जीनोटाइप व फिनोटाइप बदल जाते हैं। जब जीन में अल्टरेशन आएगा तो जीन का फिनोटाइप और जीनोटाइप जो होता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। उसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन से डीएनए में क्या होती हैं? विभिन्नताएं अर्थात वेरिएशन उत्पन्न होती हैं और यही वेरिएशन धीरे धीरे इकट्ठा हो करके बहुत सारी जब वेरिएशन इकट्ठा हो जाती है तो बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद क्या होता है? एक नई जाति के रूप में उभर करके आ जाती है अर्थात विभिन्नताओं के जमावड़े से कह सकते हैं नई जातियों की उत्पत्ति होती है। ये भी इसमें देखने को मिला हम लोगों को। तो आइए अब देखते हैं उत्परिवर्तन में। आप देख रहे हैं कि एक वैज्ञानिक था डार्विन, जिनको आपने जैव विकास में अध्ययन किया है। तो डार्विन ने उत्परिवर्तन को स्पोर्ट कहा एक तरीके से, क्योंकि ये उस समय कुछ नहीं जानते थे इन्होंने, इसलिए उसे खेल के रूप में खाली स्पोर्ट कह दिया। तो न्यू ट्रेड्स अपीयर सडनली, अचानक नई नई ट्रेड्स उत्पन्न हो जाती हैं ये बात। लेकिन अगर बात किया जाए कि सबसे पहले उत्परिवर्तन तो एक वैज्ञानिक और हैं 1791 में जीन उत्परिवर्तन को एक सेथ राइट एक नामक किसान था, एक किसान था, उसने रिकॉर्ड किया था। जब उसने भेड़ों के काफिले में एक छोटी टांग वाली भेड़ चरा रहा था। तो भेड़ चराते चराते भेड़ में बहुत सारी भेड़ थी, एक भेड़ जो दिखी जिसकी पिछली जो टांगें थी वो छोटी हो गई तो उसका नाम उसने एनिकॉनशिप दिया। और जो है उस क्यों हुआ, बाद में जब अध्ययन किया गया तो यह देखा गया कि उस भेड़ की जो टांगें छोटी हुई थी उसका मूल कारण क्या था? म्यूटेशन था। तो देखिए, सबसे पहले की बात अगर किया जाए 1791 में जो है सेथ राइट नाम का जो किसान था, इसने भेड़ों में क्या किया था? म्यूटेशन को रिकॉर्ड किया था। उसके बाद क्या साइंटिफिक अगर बात किया जाए अध्ययन की तो साइंटिफिक स्टडी म्यूटेशन की ड्रोसोफिला में टीएच मॉर्गन ने किया था। अब देखिए इसमें होता क्या है, हम इसको चीज देखना चाहते हैं। तो देखिए, जो क्रोमेटेड हमारा है, क्रोमेटेड में डीएनए आपके पास यानी गुणसूत्र जो है उस पर क्या जीन लगे होते हैं, उसमें या तो कुछ पार्ट लॉस हो जाए या कुछ पार्ट गेन हो जाए अर्थात विलोपन हो जाए हम कहना चाहते हैं, या डुप्लीकेशन हो जाए कुछ पार्ट। तो उससे रिजल्ट क्या बनकर आएगा?
जाएगा, रिजल्ट बनकर आ जाएगा कि अल्ट्रेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। इसका मतलब क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और क्रोमोसोम में परिवर्तन जब होगा तो क्या होगा, उससे पूरा का पूरा जीन सीक्वेंस जो होता है वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए बात ये कर रहे थे कि रिजल्ट में क्या रहा, अल्ट्रेशन आप जब क्रोमोसोम्स में क्या हो जाएगा, अल्ट्रेशन अर्थात परिवर्तन आएगा। तो जीन प्रेजेंट आन कहां पर होते हैं, क्रोमोसोम्स, इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो गुणसूत्रों में अल्ट्रेशन या परिवर्तन के कारण क्या होता, असमानताएं इसमें आ जाएंगी। जो सामान्य चीजें थी वो हट करके क्या हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। अर्थात क्या एबनॉर्मलिटीज यहां पर उत्पन्न हो जाएंगी और जिसके कारण क्या होगा, संख्यात्मक या कह सकते हैं संरचनात्मक परिवर्तन आ जाता है। किसमें, जो हमारा गुणसूत्र था उसमें संख्यात्मक हो सकता है या स्ट्रक्चरल कह सकते हैं, जो है संख्यात्मक नंबर में चेंज हो सकता है, या फिर आपके पास संरचना में चेंज हो सकता है, एक परिवर्तन आ जाता है। देखिए आगे हम बात करते हैं, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन अर्थात बिंदु उत्परिवर्तन। तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, एक ही पॉइंट पर डीएनए का चेंज हो जाना, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का जो उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया आप पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, एक जो अमीनो अम्ल है वो चेंज हो जाता है। इस तरीके से ये पॉइंट म्यूटेशन का एक उदाहरण हुआ। म्यूटेशन आमतौर पर हानिकारक होते हैं, म्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो आमतौर पर हानिकारक होते हैं, लेकिन आजकल पॉलीपोलाइडी के रूप में के निर्माण में कराया जाता है। हम क्या करते हैं, म्यूटेशन करा करके अलग अलग तरीके के पौधे तैयार करते हैं, यानी म्यूटेंट जो प्लांट तैयार किए जाते हैं उसमें पॉलीपोलाइडी को घटा बढ़ा करके इस घटना के द्वारा किया जाता है। आगे बात करें, उत्परिवर्तन आमतौर पर रिसेसिव होते हैं, लेकिन केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही विजिबल होते हैं। अर्थात रिसेसिव तो है ही है, जब समयुग्मजीय अर्थात होमोजाइगोसिटी कंडीशन में ही दिखाई देते हैं। अब बात करें हम म्यूटाजन अर्थात उत्परिवर्तक, कुछ ऐसे पदार्थ या एजेंट हैं उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले एजेंट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तक बोलते हैं या म्यूटाजन कहते हैं। जैसे 5-ब्रोमोसिल, 5-क्लोरोयूरेसिल, इस तरीके से बहुत से एजेंट हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर लेवल पर। मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो आणविक लेवल पर जीन की रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। मॉलिक्यूल लेवल पर की बात की जा रही कि डीएनए या जीन जो हमारे पास है उसकी आणविक संरचना में होने वाले परिवर्तन को ही हम म्यूटेशन कहते हैं। तो देखिए बात करते हैं म्यूटेशन कब हो सकता है। म्यूटेशन जो है युग्मक निर्माण के पहले हो सकता है। एक कंडीशन ये बनकर आती है कि म्यूटेशन युग्मक निर्माण के पहले हो सकता है, युग्मकों में भी हो सकता है, या कह सकते हैं जाइगोट में हो सकता है। अब कहां पर कैसा कितना होगा इसके बारे में देखिए, जीन दो प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ जीन, एक स्टेबल जीन, दूसरा क्या है, अनस्टेबल जीन्स। तो जो स्टेबल जीन होती है म्यूटेशन की फ्रिक्वेंसी हमेशा वहां पर क्या होती है, कम होती है। जो अनस्टेबल जीन होती है उसमें म्यूटेशन की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है, वहां पर म्यूटेशन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती। तो जीन जो है किस प्रकार का है इस पर यह निर्भर करता है कि जो म्यूटेंट की हमारी फ्रिक्वेंसी म्यूटेशन की है वो कम होगी, यह ज्यादा होगी। तो ये देखिए यहां पर ये देखा, अभी हम बात कर रहे थे इंड्यूस म्यूटेशन अर्थात कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो म्यूटेशन को उत्पन्न करते हैं। तो पहले बात कर लें कि म्यूटेशन देखिए 2 प्रकार के हैं, एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन अर्थात स्वतः उत्परिवर्तन। तो स्वतः जो उत्परिवर्तन होते हैं, दीज म्यूटेशंस अराइज सडनली विथआउट एनी नोन काज, बिना किसी कारण के ये उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे उत्पन्न होने वाली जो विभिन्नताएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। दूसरे देखिए हैं प्रेरित
उत्परिवर्तन अर्थात इंड्यूस म्यूटेशन। तो इसमें म्यूटाजन या उत्परिवर्तकों के द्वारा प्रेरित होते हैं कुछ ऐसे रसायन डाले जाते हैं जो उत्परिवर्तन को कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, जो इंड्यूस म्यूटेशन है ये क्या होता है, म्यूटाजन के कारण अर्थात किसी केमिकल के कारण। ये दो प्रकार की चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। एक होता है फिजिकल म्यूटाजेंस अर्थात भौतिक उत्परिवर्तक कह सकते हैं, दूसरे होते हैं क्या, रासायनिक उत्परिवर्तक। तो देखिए, भौतिक जो उत्परिवर्तक होते हैं इनको हम लोग देखें, इसका मूल जो मेन क्या कारण है, विकिरण अर्थात रेडिएशन के कारण होता है। अब रेडिएशन भी दो प्रकार की चीजें होती हैं यहाँ पर, एक आयनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, एक आयनाइजेशन जो है दो प्रकार का यहाँ पर बताया जा रहा है, एक जो है आयनाइजिंग रेडिएशन है, दूसरा क्या, नॉन आयनाइड जो है रेडिएशन हो जाएगा। तो देखिए रेडिएशन मैं बोल रहा हूं दो प्रकार का होगा, एक आयनाइजेशन वाला रेडिएशन है, दूसरा नॉन आयनाइजेशन है। तो देखिए जो आयनाइजेशन वाला रेडिएशन होता है ये डीप पेनिट्रेशन पावर इसमें होती है। डीप पेनिट्रेशन पावर का मतलब शरीर के अंदर भेदन क्षमता अधिक होती है। जैसे इसमें आपके पास अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज, इसके उदाहरण आ जाएंगे। इसी प्रकार जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है इसमें क्या होता है, लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, जिसमें आपके पास यूवी रेडिएशन बेटर आ जाएगा। तो बात किया जाएगा, देखिए एक्स रे, एक्स रेज जो है किसमें आ जाती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस में। इस पर कुछ वैज्ञानिक जैसे मुलर ने प्रयोग किया, कई अन्य भी वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग करके नई नए म्यूटेंट वैरायटी के पादप डेवलप किए। आगे देखते हैं यहाँ पर केमिकल जो म्यूटेंट है, तो ये केमिकल इसमें जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है, फिनॉल्स हो सकता है, 5 ब्रोमो यूरेसिल है, 5 क्लोरो जो है यूरेसिल्स है, आइडोक्लोरो यूरेसिल्स है, इसी टाइप के बहुत सारे। एक है MMS यानी मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, और भी हैं आदि। मैंने इसीलिए लिख दिया है क्योंकि इस टाइप के जो होते हैं ये केमिकल के द्वारा म्यूटेशन किया जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा बात करते हैं, जो आयनाइजिंग म्यूटेशन था, आपने आयनाइजिंग जो रेडिएशन अभी देखा था उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। उसके द्वारा एक्स रेज जो म्यूटाजेनिक के रूप में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे मुलर। मुलर ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया, किसको, यानी एक्सरेज को डाल करके, अर्थात एक्सरेज को म्यूटाजेनिक एजेंट के रूप में प्रयोग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे, मुलर। इनका जो एक्सपेरिमेंट था क्या था, ड्रोसोफिला पर इन्होंने किया। एक वैज्ञानिक और हैं स्टेबलर, इन्होंने एक्सरे का उपयोग किया किस पर, मेज, एक पौधा है मेज पर प्रयोग किया, किसको, एक्सरेज को जो है म्यूटाजेनिक के रूप में इन्होंने प्रयोग किया। अब बात किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण एक और इसमें चीज जुड़ी हुई है, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, हरित क्रांति के ये जनक हैं। जब इसकी बात इंड्यूस म्यूटेशन की हो रही है तो ये इसको इनके बिना बात किए सब कुछ अधूरा रह जाएगा। तो फादर ऑफ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत के कौन है, MS स्वामीनाथन है। इन्होंने क्या किया, सरबती सोनरा 64 ए मैक्सियन की एक ड्वार्फ गेहूं की वैरायटी थी, इस पर इन्होंने क्या किया, म्यूटेशन करा दिया। किसके द्वारा, इन्होंने गामा रेडिएशन के द्वारा इस प्लांट पर क्या किया, म्यूटेशन करा दिया। ए मैक्सियन की कैसी थी, ड्वार्फ वैरायटी गेहूं की थी, इस पर इन्होंने गामा रेडिएशन के द्वारा क्या, म्यूटेशन कराया और नई वैरायटी का निर्माण किया, जिसका नाम सरबती सोनरा है। ये गेहूं की नई वैरायटी इस प्रकार से डेवलप की गई। आगे देखिए बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर म्यूटेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल पर। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर म्यूटेशन की जब बात की जाती है तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक ट्रांजिशन आता है, दूसरा ट्रांसवर्जन आता है। यानी इसको संकीर्ण भी बोल सकते हैं, इसको हिंदी में अनुपाठन भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन में प्यूरिन जो क्षार का प्यूरिन क्षार में बदल जाना, यानी प्यूरिन का प्यूरिन में ही चेंज होना, ऐसे पायरिमिडीन का पायरिमिडीन से परिवर्तन होना। अब प्यूरिन और पायरिमिडीन क्षार होते क्या है, इनको समझें आप।
तो देखिए प्यूरिन क्षार का मतलब ये हो गया, इसमें एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, जबकि पायरिमिडीन में आप देखेंगे साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। जबकि इसमें देखिए ट्रांसवर्जन में आप देख रहे हैं कि प्यूरिन क्षार का पायरिमिडीन क्षार से परिवर्तन हो जाना या पायरिमिडीन का प्यूरिन से परिवर्तन हो जाना, वाइस वर्सा हो जाना, इसमें तो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, म्यूटेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल पर। मॉलिक्यूलर लेवल में दो चीजें आई, क्योंकि ये मान लिया आपके पास क्या डीएनए है, इस पर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, अमीनो अम्ल लगे हुए हैं। इनमें कैसे परिवर्तन हो रहा है इसकी बात आगे करते हैं। आइए लास्ट में देखते हैं थोड़ा सा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में अगर आप देखेंगे तो जेनेटिक कहा गया इंफॉर्मेशन आरएनए पर ट्रिपलेट कोड के रूप में होती है। देखिए जेनेटिक जो भी इंफॉर्मेशन है किस पर, मैसेंजर आरएनए पर होती है, किसमें, कोडॉन के रूप में, जो ट्रिपलेट के रूप में लगे रहते हैं। यह रीडिंग फ्रेम कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, रीडिंग फ्रेम, क्योंकि जब प्रोटीन संश्लेषण होता है तो वहां पर जो अमीनो अम्लों से प्रोटीन बनती है उसी को हम पढ़ते हैं। तो ये रीडिंग फ्रेम कहलाती है। एनी डिलेशन हो जाए, विलोपन या डुप्लीकेशन हो जाए, इन कह सकते हैं रीडिंग फ्रेम चेंज द इंटायर फ्रेम फ्रॉम कह सकते हैं दैट प्लेस। अब मान लिया हमने कि ये एमआरएनए लगा हुआ है, इस पर अमीनो अम्ल लगे हुए हैं, ऐसे ट्रिपलेट के रूप में अमीनो अम्ल बहुत सारे लगे हुए हैं। हमने पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मान लिया कि यहाँ पर डिलीट हो गया कोई या फिर डुप्लीकेट हो गया, तो इसके बाद की जो होगी रीडिंग्स वो क्या पूरी की पूरी बदल जाएगी। इससे अमीनो अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया में परिवर्तन आ जाएगा। जो अमीनो अम्ल बनना चाहिए वो न बन करके कोई दूसरा अमीनो अम्ल बनेगा, और प्रोटीन कंटेंट चेंज होने से पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा। यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी वीडियो को कर रहे हैं, इसलिए हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार।